नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप बिगनर स्टूडेंट हैं, इससे पहले आपने बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी नहीं की है, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको पहली बात कौन कौन सी आपको बुक परचेज करनी चाहिए, उन बुकों को आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना चाहिए, किस प्रकार से आपको आगे जाकर मॉक देना चाहिए, किस प्रकार से आपको कब मॉक देना चाहिए, कब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टारगेट करना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो वन एंड ओनली होने वाली है और ये ओनली फॉर कंप्लीट वीडियो होने वाली है स्ट्रेटेजी पर कि आपको एनटीपीसी की तैयारी किस प्रकार से स्टार्ट करनी है। बहुत सारे बिगनर स्टूडेंट हैं जिनका मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज के लिए कि आज आपको एनटीपीसी की फुल वीडियो मिलेगी, तो वो आप ये वीडियो होने वाली है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरी और एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपका कोई सा भी डाउट है तो आपका एक भी डाउट इस वीडियो में नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो साथियों, चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश प्रजापति, रेलवे स्टडी विद योगेश में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता है कि आज की वीडियो एनटीपीसी की स्ट्रेटेजी से संबंधित होने वाली है। तो पहले हम बुक्स के बारे में आपको बात कर लेते हैं। मैं आपको बुक्स के बारे में बता देता हूँ, आपको कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी चाहिए। तो साथियों, पहले मैं मैथ्स की बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। मैथ के लिए आप कोई सी भी बुक आप परचेज कर सकते हैं। कोई सी भी बुक का मतलब है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, ओनली फॉर रेलवे के क्वेश्चंस हो। अगर आप चाहते हैं कि आपको एसएससी के क्वेश्चंस भी हो तो आप कोई सी भी एसएससी वाली बुक आप परचेज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप रेलवे के क्वेश्चन निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में आप रेलवे के क्वेश्चन निकालने के बाद में फिर आप एसएससी की बुक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। बट मेरे हिसाब से स्टार्टिंग आपको रेलवे से ही करनी चाहिए, क्योंकि आप रेलवे में एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से वैसे एनटीपीसी का लेवल इतना हाई है कि आप सीजीएल तक के क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। एनटीपीसी में 2022 में जो पेपर लगा था, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। तो आपको मैं बुक्स के नाम के बारे में बता देता हूँ। एक आप यूथ की बुक आप परचेज कर सकते हैं रेलवे के लिए। आप किरण पब्लिकेशन की बुक आप परचेज कर सकते हैं। पिनेकल की बुक आप परचेज कर सकते हैं। आप आदित्य रंजन की जो रेलवे गणित के नाम से बुक आप परचेज कर सकते हैं। आप गगन प्रताप की रेलवे गणित के नाम से वो बुक आप परचेज कर सकते हैं। और आप बहुत सारी बुक है मार्केट में, इतने का मैं नाम भी नहीं जानता, बट मैंने आपको बहुत काफ़ी ऑप्शंस बता दिए, 5-6 ऑप्शन बता दिए। तो आप कोई सी भी बुक आप परचेज कर लीजिए, एक बुक आपके लिए बेहतरीन है। और अगर आपके पास पहले से कोई बुक है तो वो भी अच्छी बात है। और आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप इन बुकों में से परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज आप बट मेरे हिसाब से आपको बुक परचेज करनी चाहिए जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, और रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ताज़ा क्वेश्चन आपको मिले 2022 के, 2021 के, 2018 में जो पेपर लगे थे उनके। ऐसा नहीं है कि आपको 2012 के क्वेश्चन, 2012 के इतने इजी क्वेश्चन है कि वो आप पेन उठाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने देख रखे हैं, जो मतलब एक बुक थी घटना चक्र नाम से आती है, उसमें 1996 से शायद या फिर 94 से अब तक के रेलवे के क्वेश्चन है। काफ़ी इतने सारे मोटे बुक है वो, तो वो मैंने देखी है। उसमें मतलब रूट 5 का स्क्वायर कितना मिलेगा, 25 का रूट कितना होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आज के ज़माने में आपको देखने को तक नहीं मिलेंगे। पेपर तो बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, उसके बाद में रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग की आप एक छोटी मोटी आप बुक परचेज कर लीजिए। मैं छोटी मोटी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग इतने हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप बिगनर स्टूडेंट है तो भी आप रीजनिंग को ईजिली कवर कर सकते हैं। इसी वजह से बता रहा हूँ, छोटी मोटी बुक आप परचेज कर लीजिए। आप 150 रुपये की रीजनिंग की बुक है, कोई 100-150 पन्ने की, वो आप परचेज कर लीजिए। ज़्यादा मोटी बुक आपको परचेज नहीं करनी है। उसके बाद में आप जब ऑनलाइन मॉक देंगे तो उससे आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। रीजनिंग में आपको ये सीखना है कि इन ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल किया जाता है। उसके बाद में रीजनिंग में आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, रीजनिंग ईजिली हो जाएगी। रीजनिंग कोई इतने हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग का आप कोर्स परचेज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, नोट्स बनाने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं रीजनिंग की जो बता रहा हूँ आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। अगर आप इस पे विश्वास नहीं करते हो, बार बार अगर आप स्ट्रेटेजी ढूंढने में लगे रहते हैं, आपने मेरी स्ट्रेटेजी देख ली, किसी और भाई की स्ट्रेटेजी देख ली, आपने टीचर की स्ट्रेटेजी देख ली, तो इससे आपको बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। साथियों, एक्शन लेने से बेनिफिट होता है, स्ट्रेटेजी देखने से बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होता है। पहले मैं भी आपकी तरह, जब दिल्ली पुलिस की जब मैंने स्टार्ट तैयारी की थी, तो मैं भी आपकी तरह पहले स्ट्रेटेजी देखता था किस प्रकार से स्टार्ट करूँ। आज मैंने एक वीडियो देख ली, उसके बाद में कल फिर से किस प्रकार से स्टार्ट करूँ। साथियों, अगर आप एक्शन लेंगे तो ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस को आपको एनसीईआरटी बेस्ड की एक बुक ले लेनी है। आप कोई सी भी बुक आप ले लीजिए। आप यूथ की बुक ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन है, पिनेकल की बुक है, लूसेंट से भी आप साइंस पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस का पेड कोर्स लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप साइंस का रेलवे का रिकॉर्डेड बैच आप लीजिए, लाइव बैच बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि लाइव बैच में आपको बहुत घाटा है। एक तो आपको महंगा मिलता है,
दूसरी बात, लाइव बैच में आपको जो मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है, सैटरडे और संडे की आपकी छुट्टी रहती है, तो इसमें क्या आपके 2 दिन बेस्ट होते हैं। और आप अगर रिकॉर्डेड बैच लेते हैं तो आप पर डे की आप एक क्लास एक तो आप फिक्स कर सकते हैं, जो आपको टाइम निकाल कर आपको पढ़ना है। आप लाइव सोच के पढ़िए ना रिकॉर्डेड को। आप ऐसे क्यों सोचते हो कि मतलब अच्छा आज पढ़ने का मूड नहीं है। आप बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऐसे सोचते हैं कि यार लाइव बैच में ये मिलता है कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी हम तुरंत उसको देखने लग जाएंगे। तो भाई वो डेडिकेशन आप रिकॉर्डेड बैच में भी आप ला सकते हैं। अगर आप लाना चाहते हैं तो वो डेडिकेशन आप रिकॉर्डेड बैच में भी आप ला सकते हैं। आप ऐसा फिक्स कर लीजिए कि मुझे सुबह 7 से 8 मुझे एक क्लास लेनी है साइंस की, तो वो फिक्स है। आप 7 बजे आपने तुरंत अपना ऐप खोला और रिकॉर्डेड बैच जो आपने एक क्लास ले ली, कंप्लीट कर ली, नोट्स अच्छे तरीके से बना लिए, तो उसमें क्या आपको एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो आप 30 क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। और लाइव बैच में आपको 8 दिन की तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। आप पढ़े कितना, आप 22 दिन में से 1-2 दिन टीचर छुट्टी मार लेगा, तो ऐसे 20 दिन, तो एक महीने में आप ऐसे 20 क्लास पढ़ रहे हैं, ऐसे 30 क्लास पढ़ रहे हैं। और आप जैसे एक क्लास आपके लिए एक दिन की बहुत है। अगर आप 2 क्लास लेते फिर आपको बार बार उनका रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ये आपके लिए खराब होगा क्योंकि आप बिगनर स्टूडेंट हो। बिगनर स्टूडेंटों के लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। और अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और फिर से अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। बट मैं आपको 0 लेवल से बता रहा हूँ कि आपको तैयारी, पहले आपको मैं बुक्स के बारे में अभी बता रहा हूँ कि आपको तैयारी को स्टार्ट किस प्रकार से करना है। तो बुक्स आपको मैंने बता दी साइंस की। और अगर आपको कोई अच्छी बुक मिलती है तो आप वो भी परचेज कर लीजिए। बट मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूँ कि आपको ये बुक आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और ये 100% काफ़ी अच्छी बुक है और मैं खुद इन्हीं बुकों से पढ़ता हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जीके की बुक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जीके के लिए आप एक बुक परचेज कर लीजिए। वन ऑफ द बेस्ट बुक है लूसेंट। अगर आप लूसेंट बुक परचेज कर देते हैं तो आप इसके अलावा आपको कोई अदर बुक परचेज नहीं करनी है। बट लूसेंट में एक थोड़ी प्रॉब्लम है, उसमें स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा कम है, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैटिक वाला चैप्टर नहीं दिया गया है। तो इस वजह से आपके लिए लूसेंट थोड़ी कम बेनिफिशियल साबित हो सकती है। बट अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइंस, ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से लूसेंट में दे रखी है। तो आप अगर लूसेंट भी परचेज करना चाहते हैं, लूसेंट को भी अगर आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो ये 100% गारंटी, जीके में काफ़ी बेहतरीन स्कोर आप कर सकते हैं। और साथियों माफ़ी चाहूँगा, बार बार लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें वीडियो में कोई प्रभाव आपको दिखाई नहीं देगा और काफ़ी अच्छे तरीके से आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि गांव में मैं रहता हूं तो इस वजह से गांव में आपको पता है प्रॉब्लम होती है लाइट की। तो अगर वीडियो की क्वालिटी पर आप मत जाइए, आप वीडियो के जो कंटेंट बता रहा हूं मैं आप उस पर जाइए। वीडियो का कंटेंट काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको कवर किस प्रकार से करना है। तो पहले मैं मैथ के बारे में आपको बता देता हूँ। मैथ में आपको एक तो मैथ में जैसे आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो, आपका लेवल मैथ में 0 है, तो पहले आप, अगर आपके पास आसपास कोई ऑफलाइन कोचिंग है तो आप ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट मैथ के लिए आपको न्यू बैच परचेज बिल्कुल भी नहीं करना है, अगर आप मेरी राय मानते हो तो। क्योंकि इसमें आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है नहीं, हो जाएगी मेरे भाई। अगर आप मैथ का जो आपका बैकग्राउंड अगर मैथ में अच्छा नहीं है तो, अगर आपका मैथ में, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपका लेवल 0 है तो आपको एक तो किसी भी सर का आपको बैच परचेज नहीं करना है। ये मैं इस वजह से आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप जैसे आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने बैच खरीद लिया, आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद में आपके 5 से 7 वीडियो 10 वीडियो तक आपके समझ में आ जाएगी। उसके बाद में जो हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, 100% गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, वो आपके समझ में नहीं आएंगे अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं और मैथ में काफ़ी अच्छी आपकी पकड़ है तो वो अलग बात हो जाती है एक तरह की। तो फिर आप मैथ का बैच आप परचेज कर सकते हो और उससे काफ़ी अच्छे तरीके से आप मैथ पढ़कर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं है तो आपको बिल्कुल भी बैच परचेज नहीं करना है। आपको जो मैं आपको वीडियोस बता देता हूँ, आप परसेंटेज के लिए आप जैसे आदित्य रंजन सर की 60 दिन 60 मैराथन वाली, 45 दिन 45 मैराथन वाली, वो वीडियो आप देख के पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए, ताकि आपको परसेंटेज में ये पता चले कि परसेंटेज में कौन कौन सी टाइप होती है, किस प्रकार से परसेंटेज के क्वेश्चन हल होते हैं। आपको ये मोटा मोटा अंदाज़ा लगेगा ना, उसके बाद में आप हाई लेवल के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ऐसा डायरेक्ट नहीं है कि आपने 10 वीडियो आपने परसेंटेज की पढ़ ली, उसके बाद में 11वें वीडियो उसमें
काफ़ी अच्छा हाई लेवल के क्वेश्चन आप बनाने लग जाएंगे। साथियों उससे डिमोटिव होता है स्टूडेंट हमेशा। टीचर ये बोल देते हैं कि 0 से एडवांस लेवल तक आपको बता देंगे। साथियों बताते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, बट अगर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं हैं तो आपके मैथ बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। तो आपको पहले जो 45 दिन 45 मैराथन है, 60 दिन 60 मैराथन है, ऐसी हल्की फुल्की वीडियो से आपको पहले चैप्टर के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझना है। इससे क्या आपका एक तो बेसिक क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये इन क्वेश्चनों को हल किस प्रकार से किया जाता है। आप ये सब चीज़ सीख जाएंगे ना, उसके बाद में फिर आप हाई लेवल के क्वेश्चन आपके समझ में आने लग जाएंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे वो ईजिली वो चैप्टर बनने लग जाएगा। तो आप पहले जो जिम मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार से आप अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए मैथ में। प्रत्येक आप प्रश्नावली को अच्छे तरीके से पढ़िए। पहले परसेंटेज पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद में टाइम स्पीड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है। आप ये सब चीज़ आप पहले कंप्लीट कीजिए अच्छे तरीके से, पहले अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए आप। और मैथ की बुक्स आपको कब लगानी है, ये आपको तब लगानी है जब पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जो आपको बेसिक में जो PDF मिलती है आपको, लाइक जैसे आपने 60 दिन 60 मैराथन के, उसमें सर 50 से 60 क्वेश्चन आपको परसेंटेज प्रश्नावली के करा देंगे और उसमें परसेंटेज कंप्लीट भी कर देंगे। तो उसमें क्या आपको जो 60 क्वेश्चन है उसमें प्रत्येक टाइप के आपको 2-2 3-3 क्वेश्चन मिलते हैं। तो उससे आपको जो टाइप है समझ में आने लग जाएगी। उसके बाद में आपने जैसे लाइक 60 दिन 60 मैराथन वीडियो कंप्लीट पढ़ ली, उसके बाद में फिर आप कोर्स परचेज कर लीजिए या फिर डायरेक्ट फिर उसके बाद में आप बुक्स पर जा सकते हैं, क्योंकि आपका बेसिक तो क्लियर हो चुका है। उसके बाद में आप थोड़ा दिमाग लगाकर जैसे क्वेश्चनों को हल करने लगेंगे तो वो कोई क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। तो फिर क्या वो धीरे धीरे आपके जो क्वेश्चन है हैबिट में आने लग जाएंगे और धीरे धीरे बनने भी लग जाएंगे। और उसके बाद में ही आपको कोर्स परचेज करना है। अगर आप चाहते हैं कि और भी बेहतरीन तरीके से आप मैथ करना चाहते हैं तो आपको कब कोर्स परचेज करना है। तो इस प्रकार से आपको मैथ पढ़नी है। उसके बाद में रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग की आपको मैंने बताई थी, रीजनिंग में तो कोई आपको हाई लेवल बिल्कुल भी लेकर नहीं चलना है। रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। मैथ आपकी जैसे कंप्लीट होगी, आप मॉक देंगे, रीजनिंग तभी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक छोटी मोटी बुक आप परचेज कर लेना, उससे ही आप रीजनिंग को धीरे धीरे कंटिन्यूसली पढ़ते रहना। इस प्रकार से आपको मैथ कवर करने, और मैथ को बुक लगाने के बाद में फिर आप मॉक टेस्टों पर आपको किस प्रकार से आना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसके बाद में हम साइंस के बारे में बात कर लेते हैं। साइंस को आपको लाइक जैसे आपने कोई सी भी बुक आप परचेज कर रखे, तो साइंस में आप पहले ये देखिए कि बायोलॉजी में पहले तो ये देखिए कि टॉपिक कितने, बायोलॉजी आप लाइक जैसे आपने बायोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किया तो बायोलॉजी में पहले देखिए टॉपिक कितने हैं। उसके बाद में आप एक दिन का टारगेट बनाकर पढ़ाई कीजिए कि जैसे पाचन तंत्र में आपको पता है कि पाचन तंत्र वो इजीली आधा घंटे में कंप्लीट हो जाता है पढ़ के। उसके बाद में फिर आप उसका रिवीजन कर लीजिए और उसके बाद में जैसे आपने आज पाचन तंत्र को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में कल श्वसन तंत्र का नंबर, तो श्वसन तंत्र को आप पढ़ने से पहले पाचन तंत्र का अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए 10 से 15 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट। और जो आपके पास फिर 40 से 45 मिनट आपके पास बचते हैं उसमें श्वसन तंत्र आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा और 15 मिनट दोबारा आप श्वसन तंत्र का रिवीजन कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट डे आप श्वसन तंत्र का पहले रिवीजन कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़िए और आप जैसे 4 से 5 दिन ऐसा अपना 4-5 टॉपिक कवर कर लीजिए। उसके बाद में 6 और 7वें दिन आप जो आपने 5 दिन पढ़ा है उनका रिवीजन कर लीजिए। इस प्रकार से आपको रिवीजन करना है साइंस को, इसी प्रकार से आपको पढ़ना है। आपने सुबह आप बायोलॉजी पढ़ लीजिए और उसके बाद में इवनिंग में आप फिजिक्स पढ़ लीजिए, नाइट में आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और अगर आप लाइक जैसे दो ही लेकर चलना चाहते हैं, जैसे अभी का आप बायोलॉजी और फिजिक्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, केमिस्ट्री को बाद में कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप सुबह फिजिक्स पढ़ लीजिए, शाम को बायोलॉजी पढ़ लीजिए। इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। बट आपको एक डेडिकेशन और एक डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करनी है और टाइम टेबल के साथ आपको किस मतलब एक तो आप फिक्स रखिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग जब तक करते हैं ना तो उसमें क्या फिर आप कंफ्यूज होते रहते हैं, यार बायोलॉजी में सुबह पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा, बायोलॉजी को शाम को करते हैं, फिजिक्स को सुबह करते हैं। फिर 2 दिन फिजिक्स पढ़ने के बाद आप ऐसे सोचोगे यार सुबह मैथ को पढ़ते हैं और दोपहर में रीजनिंग को पढ़ते हैं, शाम को हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, रात में हम फिजिक्स को पढ़ते हैं। तो साथियों बार बार अपना टाइम टेबल चेंज मत कीजिए, टाइम टेबल चेंज कीजिए आप हर 10 से 15 दिनों के बाद। 10 दिन आप अपना एक फिक्स टाइम टेबल रखिए। उसके बाद में 10 दिनों बाद में फिर आप ये देखिए कि आप कहाँ तक जा पहुँचे और किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। उसके बाद में
बिल्कुल किसी का टाइम टेबल बिल्कुल भी कॉपी आपको नहीं करना है। जब आपका मन करे तभी आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि टीचर बोल देते हैं कि सुबह आपको 2 बजे उठकर फिर आपको पढ़ना चाहिए। अरे भाई, जब 2 बजे आपकी आंखें नहीं खुलेगी तो आप पढ़ेंगे किस प्रकार से? और अगर आप ज़बरदस्ती आप जग भी जाते हैं तो आपको नींद आने लगेगी, आपका पढ़ने का मन नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेगा। अगर आपको 9 बजे चाहिए तो 9 बजे अगर आप जगते हैं तो फिर आप 9 बजे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। आपको जब आप जगते हैं तभी आपसे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। मैं एक साइकोलॉजी आपको एक बात बताता हूँ। बहुत सारे जो पंडित हैं और बहुत सारे जो प्रचंड पंडित और प्रचंड टीचर होते हैं, वो बहुत सारे बोलते हैं कि आपको 3 बजे उठकर आपको पढ़ना चाहिए, सुबह 4 बजे उठकर। इससे ब्रेन आपका जो मतलब एक तरह से ब्रेन आपका बिल्कुल फ्रेश रहता है। आप एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ कि हमारे शरीर को ये हमको लाइक जैसे एक बंदा है जो सुबह 4 बजे उठता है और एक बंदा सुबह 8 बजे उठता है। आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा ये लगाइए कि हमारे शरीर को ये पता थोड़ी पूरी होगी तभी तो हम उठ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से आप जब भी आप उठते हैं तो आप 9 बजे से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। जब आपका मन आपके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। मिनिमम आपको 8 घंटे आपको देने हैं और 8 घंटे कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप सुबह 2 घंटे दे सकते हैं, शाम को अगर आप 2 से 3 घंटे आप शाम को दे दीजिए और 3 से 4 घंटे आप रात में दे दीजिए। हो गए 8 घंटे। 8 घंटों में क्या है, 8 घंटों की जगह आपको 3 घंटे हो गए, 8 घंटे, 7 घंटे। तो इस प्रकार से आप पढ़िए ना। आप ऐसा नहीं है कि आपको सुबह 4 घंटे पढ़ना है, उसके बाद में फिर शाम तक आपका मूड नहीं किया पढ़ने का, फिर आपने रात में 1-2 घंटे पढ़ लिया। ऐसा शाम के 2 घंटे और रात के 2-3 घंटे। तो इससे क्या आपके 6 घंटे 7 घंटे ईजिली कि आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं। आप 1 घंटे पढ़ने के बाद में आधा घंटे का रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद में फिर 1 घंटे पढ़ लीजिए, उसके बाद में शाम को 1 घंटे पढ़ने के बाद आधा घंटे का रेस्ट ले लीजिए, फिर पढ़ लीजिए। इस प्रकार से पढ़िए ना, आपको बिल्कुल एक तो आप पढ़ोगे, पढ़ने में बिल्कुल भी परेशान आप नहीं होगे। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो, और 6-7 घंटे बहुत है, 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत है मेरे भाई, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो। उसके बाद में जीके पे बात कर लेते हैं। जीके को जिस प्रकार करना है, जीके में अगर आप एनटीपीसी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, आप एएलपी और टेक्नीशियन इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे भाई, जितनी मैं साइंस को आप 1 घंटे पढ़िए, जीके को आप 2 से 3 घंटे पढ़िए। और अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन से अगर आपको अभी स्टार्टिंग मतलब है तो आप साइंस को 3 घंटे पढ़िए, जीके प्रकार से आपको पढ़ना है। मैथ को आपको मिनिमम 2 घंटे आपको देने हैं कम से कम। रीजनिंग में आप दो तो अच्छी बात है, नहीं दो तो भी आपकी मॉक से रीजनिंग हो जाएगी। आपको पता चलेगा ये चैप्टर आपका वीक है, इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद में आप रीजनिंग को चैप्टर कोई इतना बड़ा है नहीं भोपाल जो आपको परेशान करेगा। ये तो बिगनर स्टूडेंट आप भले, तो भी मैं जानता हूँ इस रीजनिंग जब मैंने 12th पास करके बीएसटीसी क्लियर है। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, रीजनिंग मैंने ऐसी बुक से ही पढ़ी थी कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से। मैंने पर्सनल अभी तक ना तो कोई यूट्यूब से क्लास ली है। हाँ, एक कथन अवधारणा आती है, वो थोड़ी कम समझ में आती है, उसकी आज तक एक भी चैप्टर को मैंने किसी टीचर से पढ़ा भी नहीं है, किसी भी टीचर से पढ़ा नहीं है। और उसके बाद में हम मॉक पर चलते हैं, मॉक पर। और उसके बाद में हम मॉक पर चलते हैं। मॉक के बारे में साथियों मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मॉक में आप तब देना है आपको जब आप मोटा मोटा अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हो। उसके बाद में आप जैसे आपने मैथ 60 दिन 60 मैराथन आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आप मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने, फिजिक्स के बायोलॉजी आपने कंप्लीट कर ली, फिजिक्स आपकी आधी से ज़्यादा कंप्लीट होगी, उसके बाद में आपको मॉक देना स्टार्ट करना है। 100 में से आपके 10 से 15 नंबर आएंगे, उससे ना तो आपका जो मोटिवेशन आपका बन पाएगा। और अब अभी आप 1-2 मॉक दे लीजिए ताकि उससे अंदाज़ा लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम में। और
कि उसके बाद में मैं बता दूंगा आपको मॉक किस प्रकार से आपको देना है। मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आपसे मैं विदा चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब। आपका कोई भी डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं प्रत्येक भाई का कमेंट देखता हूँ और प्रत्येक भाई का